अपना पराया। आंखें खोलकर मैंने घड़ी की ओर देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे थोड़ी थकान सी महसूस हुई तो मैं लेट गई थी। गहरी नींद लग गई थी। अब तरोताजा महसूस कर रही थी। मुझे जगा हुआ देखकर सहायिका शीला चाय लेकर आई। तबीयत ठीक है ना दीदी? अच्छा किया आपने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली। हाँ, माँ जी को दे दी चाय। आंटी जी तो आपके सोने के थोड़ी देर बाद ही मंदिर चली गई। आज मंगलवार है ना, मंदिर में सुंदर कांड का पाठ बताया था। अनन्या बेबी को मैं स्कूल बस से उतार कर रोज की तरह ले आई। खाना भी खिला दिया। बेबी बाहर बरामदे में खेल रही है। आजकल अनन्या को लेने तुम ही जाती हो क्या? हाँ, कुछ दिनों से आंटी ने कहा अब मैं ही बेबी को लाया करूं। शीला किचन में काम करने चली गई, लेकिन उसकी बात बहुत दूर मेरे मन में उथल पुथल सी मच रही थी। मम्मी जी यानी मेरी सास ने यह काम स्वयं अपनी मर्जी से यह कहकर लिया था, अपनी प्यारी अनन्या को तो मैं ही लेकर आऊंगी, खाना भी मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। अब अचानक उनका यह व्यवहार उनकी सोच में आए परिवर्तन का ही संकेत है। अनन्या के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव तो मैं पिछले कुछ दिनों से ही महसूस कर रही हूँ। जब से डॉक्टर ने मेरी प्रेगनेंसी की पुष्टि की है, वैसे मम्मी जी मेरी प्रेगनेंसी की खबर से अत्यंत प्रसन्न है। घर में जैसे खुशी की लहर सी दौड़ गई है। मेरा तो रोम रोम पुलकित है। सोते जागते हर क्षण आनंद का मीठा मीठा सा नशा सारे शरीर में छाया रहता है। बस आंखें बंद कर अपने अंदर अंगड़ाई लेते हुए जीव की हर हरकत को महसूस करना चाहती हूँ। यह सुख भी तो मुझे लंबी तपस्या के बाद नसीब हुआ है। शादी के पूरे 10 साल बाद 10 साल उम्मीद की हल्की सी किरण भी दूर तक नजर नहीं आई थी। यह तो चमत्कार ही है कि मेरी गोद ना उम्मीद के लंबे अंतराल के बाद अचानक हरी हो गई। पूरा घर खुशियों से भर गया। जैसे ही मैं रिलैक्स होकर बिस्तर से उठने लगी, अनन्या मुझे जगा हुआ जानकर मेरे पास दौड़ कर आई और मेरी गोद में चढ़कर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे कसकर सीने से चिपका लिया और जी भर उसे चूमा। ऐसा करने में मुझे हमेशा स्वर्गिक आनंद महसूस होता है। कुछ देर मेरे प्यार से सागर में गोते लगाने के बाद अचानक अनन्या बोली, मम्मा भी तो दादी नहीं है ना, इसलिए मुझे आपकी गोदी में कोई नहीं उतारेगा। और ताली बजाने लगी। उसके मासूम चेहरे पर जैसे किसी बड़ी जीत की चमक साफ झलक रही थी। उसकी इस भोली सी बात ने कल की सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने घूम गई। कल शाम ऑफिस से सीधे डॉक्टर मीता के क्लिनिक में चेकअप के राजेश के साथ गई थी। डॉक्टर मीता ने चेकअप के बाद कहा, स्वाति शुक्र है ईश्वर का अभी सब ठीक ठाक है, किंतु शादी के काफी साल बाद और इस उम्र प्रेगनेंसी होने से तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है। नो टेंशन नो एक्सर्शन। ऑफिस से जितना अधिक से अधिक हो सके छुट्टी लेकर आराम करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्लिनिक से बाहर कार तक मुझे राजेश अपने से चिपकाकर बाहों का सहारा देकर लाए तो मुझे हंसी आ गई। मैं फक से हंस पड़ी। राजेश तुम भी ना मुझे ऐसे पकड़े हो जैसे मैं कमजोर या बीमार हो गई हूँ। सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
हाँ बाबा, लेकिन अभी तो मैं ठीक हूँ। मैंने देखा डॉक्टर की बातों से राजेश ज़्यादा ही चिंतित हो गए हैं। जब घर पहुंचकर मैं कार से उतरी, अनन्या हमेशा की तरह दौड़ कर आई और मेरी गोदी चढ़ गई। राजेश और मेरी सास दोनों एक साथ उस पर बरस पड़े। अरे अन्नू, उतरो मम्मी की गोदी से, अब तुम बड़ी हो गई हो। इस तरह मम्मी के ऊपर पर मत चढ़ा करो, समझी। इस अप्रत्याशित डांट से रुआंसी होकर अनन्या अंदर जाकर पलंग पर गुस्से में लेट गई। मुझे उसे बहलाने पुचकारने में करीब आधा घंटा लग गया। मैं इस बारे में राजेश से बात करना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। कल दादी की डांट से वह शायद अभी भी नाराज थी, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में मेरी गोदी चढ़कर वह फूली नहीं समा रही थी। शाम होने ही वाली थी। अनन्या को तैयार कर खुद भी कपड़े बदल कर मैं मन बहलाने के लिए अनन्या के साथ पास के पार्क चली गई। पार्क में शर्मा आंटी मिल गई, जो शाम को नियमित वॉक करती है। देखते ही पूछ बैठी, अनन्या बेटा, आज आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हैं। आपकी दादी की तबीयत तो ठीक है ना? बहुत दिनों से आपके साथ पार्क नहीं आई। स्वाति, तुम कैसी हो? लगता है आज ऑफिस से जल्दी आ गई हो। आंटी ने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। अनन्या कुछ बोले इसके पहले मैंने जवाब दिया, मम्मी जी मंदिर चली जाती हैं, इसलिए पार्क नहीं आ रही हैं। आज मेरी छुट्टी है, इसलिए अनन्या को पार्क घुमाने मैं ले आई। उनकी जिज्ञासा को शांत कर मैं तुरंत अनन्या को लेकर झूले की ओर बढ़ गई, ताकि वे और पूछताछ न शुरू कर दे। रात में एकांत के समय राजेश के प्रेम पास में कुछ समय बंधने के बाद मैंने कहा, कल मम्मी और तुम दोनों ने अनन्या को मेरी गोद में आने से मना करके बेचारी का दिल दुखा दिया। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा तो वह पहले भी करती आई है। ओफो, तुम भी न स्वाति, कुछ समझा करो। डॉक्टर ने क्या समझाया भूल गई? तुम्हारे लिए अब अनन्या को या किसी भी वजन को उठाना ठीक नहीं है। यह बात आप उसे प्यार से भी समझा सकते थे। आप दोनों एक साथ उस पर बरस पड़े। आखिर है तो वह 5 साल की बच्ची ही ना। स्वाति, अब अनन्या के प्रति भावुक होना कम करो। अब तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान देना है। वह हमारा खून है। अनन्या को भी तो हमने अपना ही खून माना है। मानना और वाकई अपना खून होना, दोनों में अंतर है। नहीं राजेश, अब तुम ऐसा फर्क क्यों करने लगे? मैंने आहत होकर राजेश के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम भूल गए वह दिन जब कुछ घंटे पहले ही जन्मी इस बच्ची को मेरे हाथों में देते हुए तुमने कहा था, आज भाग्य के हम निसंतान को एक बेटी का माता पिता बना दिया है। हम इसे अपना ही खून समझकर पालेंगे। स्वाति, तुम बेकार अपना मन खराब मत करो। मैं अनन्या को अब भी अपनी बेटी मानता हूँ और उतना ही प्यार करता हूँ। अब तुम सो जाओ। मैं सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन 5 साल पहले की ओर भाग रहा था। हर नव दंपति की तरह विवाह के बाद ही राजेश और मैंने अपने बच्चे का सपना देखना शुरू कर दिया था। साल पर साल बीतते गए, किंतु हम संतान के सुख के लिए तरसते रह गए। सब तरह के टेस्ट करा लिए, कहीं कोई कमी या समस्या नहीं थी। शायद ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारी ओर नहीं थी। लोगों का मुंह बंद रखना अधिक कठिन था।
तरह तरह की बातें, मुफ्त की सलाहें, लुके छुपे स्वर में संवेदना प्रकट करना, मानो मैं बांझ हूँ। मेरी सास ने बहुत परिपक्वता दिखाई, मुझे इन बातों से कभी विचलित नहीं होने दिया, हमेशा मेरा साथ दिया और हिम्मत दी। ऐसे ही कठिन दौर में खुशियों ने बड़े ही नाटकीय ढंग से हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया। 5 साल पहले हमारी कंपनी ने हम दोनों को एक साथ एक प्रोजेक्ट के लिए यूएस में 2 साल काम करने का ऑफर दिया, जिसे हम दोनों ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। हम बड़े उत्साह से यूएस जाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ ही दिनों में प्रस्थान करने वाले थे। तभी किस्मत ने हम पर एक और बड़ी मेहरबानी कर दी। डॉक्टर मीता, जो मेरी स्कूल की सहपाठी और मेरी घनिष्ठ सहेली भी थी, ने बताया उसकी सहायिका की एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म देने का बाद मृत्यु हो गई है। उसके पति की कुछ महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। नवजात शिशु बिल्कुल अनाथ हो गई थी। मेरी सास, राजेश और मैंने अपना आपस में बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया और डॉक्टर मीता के सुझाव एवं मदद से नवजात बेटी के जन्मदाता बनकर बच्ची को अपने साथ यूएस लेकर चले गए। सच्चाई डॉक्टर मीता और हम तीनों के अलावा कोई और नहीं जानता था। सब यही समझते हैं कि यूएस जाकर मैंने अनन्या को जन्म दिया है। मेरी सास ने भी सारे नाते रिश्तेदारों परिचितों को यही खुशखबरी दी है कि पोती का जन्म हुआ है। अनन्या को पाकर मेरी मातृत्व सुख की तीव्र विपाशा जैसे शांत हुई। किस्मत ने संसार की सारी खुशियां अनन्या के रूप में मेरी झोली में डाल दी थी। बांझ कहलाने का भय दूर हो गया था। हम दोनों के यूएस से लौटने के बाद मेरी सास ने अपना पूरा प्यार अनन्या पर लुटाना शुरू कर दिया था। अनन्या हम तीनों के भरपूर लाड़ प्यार से पल रही थी। ऐसे में मेरे प्रेग्नेंट होते ही अनन्या के प्रति राजेश और मम्मी जी की सोच में धीरे धीरे सिर उठा रहा बदलाव मेरे लिए असहाय था। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। लंबे इंतजार की घड़ियां भी बीती और मैंने शुभ बेला में एक सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। मैंने यह महसूस की कि अपने बच्चे को जन्म देने पर जो स्वर्गिक सुख मुझे मिला, वही सुख मैंने नवजात अनन्या को पहली बार छाती से लगाते हुए भी अनुभव किया था। मैं यह बात समझ गई कि मातृत्व या ममता बच्चों में कभी भेद नहीं करती है। अपना खून, अपना वंश जैसी बातें केवल हमारी सोच है। भावनात्मक संबंधों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजेश और मम्मी जी को कैसे और कौन समझाए? वे दोनों तो फूले नहीं समा रहे थे कि उनका खून, उनका वंश चलाने वाला पैदा हो गया है। वे दोनों यह भूल गए कि घोर निराशा में जब हम डूबे हुए थे, अनन्या ने ही हमें संतान सुख और पोते के सुख का एहसास कराया था। अपने पराये का फर्क अब क्यों? बेटे अंकुश के प्यार के सामने अनन्या उपेक्षित सी हो गई है। अभी नन्हे भाई के आने की खुशी में उसने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया है। सारा समय अंकुश के आगे पीछे ही घूमती रहती है। मैं भी उसे कुछ ज़्यादा ही दुलार देने लगी हूँ ताकि उसे कुछ महसूस ना हो। लेकिन जैसे ही वह पापा और दादी के प्यार और व्यवहार में फर्क महसूस करने लगी, तब क्या होगा, यही सोच सोच कर मैं परेशान हूँ। बच्चों के बीच इस तरह के भेदभाव से क्या अनन्या की परवरिश और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा होते हुए मैं चुपचाप कैसे देख सकती हूँ? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। 2 महीने बीतने के बाद मैंने मायके जाने की इच्छा जाहिर की। सोच विचार के बाद मैंने कुछ निर्णय मन ही मन में ले लिया था। इसलिए भी मैं माँ जी के पास जाने का
जाने पर जोर देने लगी। राजेश मुझे माँ के घर छोड़ने आए। जब वापस जाने लगे तो मैं बहुत देर तक अंकुश की गोद में लेकर प्यार करने के बाद बोले, स्वाति जल्दी घर जाना। लगता है अंकुश को ज़्यादा दिन देखे बगैर नहीं रह सकता। जब यही फीलिंग अनन्या के लिए भी तुम्हारे मन में आने लगेगी, मैं ज़रूर वापस आ जाऊंगी राजेश। यह क्या कह रही हो स्वाति? तुम जानती हो मेरे मन में अनन्या के लिए भी यही भावना है। पहले थी, अंकुश के गर्भ में आने के पहले तक, लेकिन अब मम्मी जी और तुम्हारे मन में दोनों बच्चों के बीच फर्क की लकीर खींच गई है। जिस दिन आप दोनों के मन में यह लकीर मिट जाएगी और दोनों बच्चों को एक जैसा समझने और एक समान प्यार देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाओगे, मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक मैं दोनों बच्चों के साथ यही रहूंगी। अनन्या का दाखिला भी मैं यहीं कराऊंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। कुछ देर तक राजेश मुझे एकटक देखते रहे। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं जल्द ही तुम तीनों को लेकर आऊँगा। राजेश की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। राजेश के जाने के कुछ घंटों बाद ही मोबाइल पर मम्मी जी का नंबर बजा तो मैं चौंक गई। मैंने झिझकते हुए फ़ोन उठाया तो मम्मी जी की आवाज़ सुनाई दी। कैसी हो स्वाति? अनन्या और यश कैसे हैं? मैं जानती हूँ मेरे फ़ोन से तुम असमंजस में पड़ गई होगी। मैं तुमसे कुछ खुलकर बात करना चाहती हूँ। राजेश से तुम्हारी मनोदशा समझ में आई। स्वाति सच्चाई यह है कि अनन्या के प्रति मेरे और राजेश की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। बस तुमने हमारे बारे में गलत सोच लिया है। अनन्या जब से हमारी जिंदगी में आई है, मैंने उसे अपनी पोती, अपना खून ही माना है और जब भी वैसा ही महसूस मानती हूँ। यह स्वाभाविक है कि जब घर में दूसरा बच्चा आता है तो पहले के प्रति लाड़ में थोड़ी कमी दिखानी पड़ती है, ताकि वह मानसिक रूप से आने वाले भाई या बहन का विशेष रूप से प्यार देने के लिए तैयार हो सके। इसी बदलाव को तुमने गलत समझ लिया। तुम अनन्या के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहती रही, जिससे तुम्हें यह भय सताता रहा कि कहीं यश के आने से अनन्या को हम पराया न समझ ले और उसके प्रति हमारे प्यार में कहीं कमी न आ जाए। इसी नजरिए से तुम हमारे हर व्यवहार का आकलन करती रही। स्वाति एक बार खुलकर मुझसे बात कर लेती तो यह गलतफहमी नहीं होती। अकेले ही तुम घूटती रही। अब सब बातें भूल जाओ और जितना मन करे माँ के पास रहकर आ जाना। एक बात कहूँ, मैं अनन्या और यश को ज़्यादा दिन देखे बगैर नहीं रह सकती। मम्मी जी बोल रही थी और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मैं इतना ही बोल पाई, सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।